ठीक है। अब वो कहता है ओविंग टू, वो बंदा अंडर वारंट अरेस्ट हुआ है, वारंट का अरेस्ट करके उसको कोर्ट में लेके आ गए। अब ये रीजन है, इस वजह से वो एविडेंस नहीं दे सकता। ठीक है, इस वजह से वो एविडेंस नहीं दे, ओविंग टू एब्सेंस ऑफ पार्टीज एनीवन या एनीवन के, मतलब जो उस पर चिरा हो गई थी, अब क्रॉस करना था। ठीक है, क्रॉस में उसको ले अरेस्ट कर गए। अब क्रॉस करने के लिए जज साहब ही नहीं है, क्रॉस करने के लिए जज सब नहीं है, तो क्या होगा फिर? कोर्ट उसकी आपका इन एब्सेंस ऑफ दी पार्टीज, मतलब वो नहीं थे, तो कोर्ट उनको कहेगी कि जी आप हमें सिक्योरिटी दें कि जी अगली डेट पे भी आएंगे। ठीक है, को अगली डेट पे भी आएंगे। द कोर्ट मे रिक्वायर हिम टू गिव बेलेबल रीजनेबल बेल और सिक्योरिटी और अदर सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस। ठीक है, फॉर एट द टाइम प्लेस, उससे सिक्योरिटी ले सकती है कि जी आप प्लान डेट को आएंगे। अगर वो सिक्योरिटी नहीं देता, बेल नहीं देता, तो उसको सिविल प्रिजन भेज सकती है। सिंपल है मैडम, कोई इशू नहीं है इसमें। जी सर, आगे समझ। आवाज कम आ रही है मैडम आपकी। सर आगे समझ। चले आगे, कहता है जी आपका a person shall not be asked कहता है a person shall not be asked by court to attend in person to give evidence unless he is reside within Pakistan, he is reside in Pakistan। कि जी ये नहीं है कि बंदा बैठा है दुबई, बंदा बैठा है अमेरिका और आप उसको समन बुलाएं, अब नहीं आता तो उसके वार्निंग करें, ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ऐसे कोई बैठ चला गया तो उसको कोर्ट नहीं बुलाएगी, उसके लिए समन नहीं करेगी, काढ़ ही नहीं सकती, शेल का वाटर उसके काढ़ ही नहीं सकती। consequences of failure of party to give evidence when called by court, when called by court। कहता है when any where any party to suit is present in court in where any party to suit present in a court और कोर्ट में पार्ट पेश होती है and refuse without lawful excuse when required by court to give evidence or to produce any document, then there is there in his possession or power। अब कोर्ट के एक पार्टी आती है, वो एविडेंस देने से रिफ्यूज कर देती है। ठीक है, वो एविडेंस देने से रिफ्यूज कर देती है। ठीक है, तो कोर्ट द कोर्ट में एविडेंस उससे बुलाती है, वो एविडेंस देने से रिफ्यूज कर देती है, तो क्या होगा? द कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट हिम एंड ऑर्डर इन रिलेशन टू दैट। तो वो उसको पास आती है, कोर्ट में आती है, कोर्ट उसको कहती है एविडेंस दे, तो क्या करेगी कोर्ट? अगर वो एविडेंस नहीं देता तो उसके खिलाफ जजमेंट पास कर देगी, कोर्ट उसके खिलाफ जजमेंट पास कर देगी। आगे जी आपका रूल एज टू विटनेस टू अप्लाई टू पार्टीज समन। कहता है वेयर अ पार्टी टू सूट इज रिक्वायर्ड टू गिव एविडेंस or to produce document, the provision of witness provision as to witness provision as to witness shall apply to him so far as applicable। तो विटनेस के लिए जो भी प्रोविजंस हैं वो सारी उस पर अप्लाई की जाएंगी। ये आपका था ऑर्डर 16। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।
यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर लास्ट वाला दोबारा बताएगा कि जो वेयर एनी पार्टी टू सूट इज रिक्वायर्ड टू गिव एविडेंस, जहाँ पे किसी भी पार्टी को जो है वो रिक्वायर किया गया है कि वो आके एविडेंस दे या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे, तो इसी ये जो प्रोविजंस इन पे एप्लीकेबल है वो इनके विटनेसेस पे भी एप्लीकेबल है, हाँ ये जी, कह रहे हैं। हाँ जी, विटनेस के लिए जो भी प्रोविजन है वो सारी उस पे लगेंगी। सर विटनेस के लिए या फिर पार्टी के लिए? मैडम विटनेस आएगा ना, विटनेस के लिए जो प्रोविजन है वो सारी अप्लाई होंगी उसके लिए। जैसे सर आपका इसमें सिंपली यही बात हुई है ना कि, सॉरी मैं इंटरप्ट किया सर, आप बोलें। जी 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 करें मैडम, बात करें। सर इसमें सिंपली ये बात हुई है ना कि अगर कोई पार्टी टू सूट है, उसको अगर रिक्वायर किया गया है कि कोई डॉक्यूमेंट या वो एविडेंस लेके आए, तो उनके ऊपर भी ये जो विटनेसेस वाला जो रूल्स है ना, ये सेम उनके ऊपर भी अप्लाई होंगे, पार्टी टू द सूट के ऊपर भी सेम एज इट इज एप्लीकेबल है। हाँ जी। अब जब प्लेंटिफ आता है एज ए विटनेस तो उसके साथ वही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, जब भी एविडेंस होती है तो प्लेंटिफ एज ए विटनेस आता है, इसी तरह डिफेंडेंट एज ए विटनेस आता है। जी सर। चलो जी, आ गया जी आपका। सर बस करें। मैडम आगे ऑर्डर 17 नहीं पढ़ना? सर नहीं, बस इतना एब्जॉर्ब कर लें। जी मैडम लुबना शहीन साहबा। जी सर। पढ़ लें ऑर्डर 17। सर मुझे तो कोई इशू नहीं। हैं? हाँ जी शुएब साहब। जी शुएब सर साहब। मर्जी है आपकी सर। कैसे मर्जी है, सर पढ़ आप लें। जितना पढ़ा देंगे हम पढ़ लेंगे। अच्छा जी फराज साहब। जी सर मैं तो तैयार हूँ, चाहे कोई मसला नहीं। चाहे रात 4 बज जाए हैं। हाँ जी 4 बजे, आज कोई मसला नहीं, आज मैंने घंटा सो लिया था, मेरे लिए अच्छा वही बहुत है। अच्छा मैडम साहब, आपका तो कोई वोट नहीं बन रहा, आपको नींद आ रही है? सर नहीं, नींद नहीं आ रही है, थोड़ा सा आज अपसेट हूँ, हैं? अपसेट है तबीयत। सर आज थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए मैं कह रही हूँ। मैडम कोई नहीं, हम एक ये इसी यही मीटिंग जितनी देर चलेगी ना उतनी देर हम पढ़ लेते हैं ये आपका ऑर्डर 7, ऑर्डर 17। सर इसमें तो सिर्फ 5 रूल हैं, तो ये तो आई थिंक इतना लंबा नहीं है। लंबा नहीं है लेकिन बहुत टेक्निकल और बहुत समझने वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सर है। क्योंकि एडजर्नमेंट्स इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्डर। 19 में और 20 में दोनों में इस दफा इस यहाँ से क्वेश्चन दिया था उन्होंने। ठीक है, चलें जितनी ये मीटिंग चलती है, अभी स्टार्ट की है, ठीक है, कोई 20 मिनट होंगे, 20-25 मिनट, वो हम पढ़ लेते हैं, बाकी फिर जितनी रह गया फिर हम कल मतलब मंडे वाले दिन पढ़ेंगे। सर आज कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ना था। मैडम आपको तो नींद आ रही थी, फिर मैंने कहा चलें आज नहीं पढ़ते हम, फिर नेक्स्ट डे फिर रख लेंगे। मैडम सभा को सर अच्छी तरह क्लास, समझ आना चाहिए। सर नहीं, मैं जितना आपसे पढ़ती हूँ उतना अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ। समझ आ जाता है। जी सर। मैडम वो कंट्रैक्ट एक्ट ऐसा है कि जी कंट्रैक्ट एक्ट की कोई 200 कुछ प्रोविजंस हैं, मतलब उसमें से कोई 174 1 से 70 मेरे ख्याल 3 तक हैं, उसके बाद फिर वो ओमिटेड है, उसके बाद फिर आ जाता है 124 से ऑनवर्ड 210 तक, मतलब सेम क्लास में नहीं होने वाला था बिल्कुल भी। तो ठीक मैंने है। डिसाइड किया कि जी कंट्रैक्ट को हम स्टार्ट करेंगे तो कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे। जैसे एक दिन ठीक। स्टार्ट करेंगे तो उसमें मेरा को 4-5 लेक्चर लगेंगे, तो
4-5 लेक्चर जो है कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन हम पढ़ें वो पार्टीज का बताऊं, मैं कॉन्ट्रैक्ट बनवाऊं आपसे और दूसरे दिन हम सीपीसी स्टार्ट कर दें फिर नेक्स्ट वीक ले जाएं, तो वो आपको ये सही समझ नहीं आता। इसलिए मैंने कहा कि जी सीपीसी पढ़ लेते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट को हम एक साथ रखेंगे। सर सीपीसी अप्रोक्सीमेटली कब तक हो जाएगी? मैडम नेक्स्ट हमारी वीक में हम मतलब नेक्स्ट वीक सीपीसी उड़ा देंगे हम, ठीक है सर जो ऑर्डर 21 है एग्जीक्यूशन का, वो तो बहुत लंबा है, उसमें तो कोई मैडम? 104 है रूल्स उसमें, 104 रूल्स हैं, ठीक है मैडम। उसको भी हम 2-3 दिन लगाएंगे। तो उसके बाद हमने ऑर्डर 23 पढ़ना है, ऑर्डर आपका 27 पढ़ना है, उसके बाद ऑर्डर हमने 32 पढ़ना है, ऑर्डर 35 पढ़ना है, उसके बाद हमने ऑर्डर 38 पढ़ना है, 39 पढ़ना है, 41 पढ़ना है, और उसके बाद 43 और 47 ये पढ़ने हैं हमने। हो जाएगी हफ्ता 10 दिन में हो जाएगी। चलें जी, ये हम मैडम सभा आप मुंह धो के आ जाएं और तैयार होके बैठे आप कराएं सर, हैं। नहीं आप कराएं। मैं हाँ सुंदर हाँ, मैं अगर आपके वोट हो जाते तो फिर मैं छोड़ देना था, ठीक है। अब आपके कोई वोट नहीं हुए। चलें जी, एडजर्नमेंट कहता है कोड में रिक्वायर में ग्रांट टाइम एंड एडजर्न हियरिंग, ठीक है। द कोड में if sufficient cause is shown, sufficient cause is shown। sufficient cause की मैं बार बार आपको डेफिनेशन बताता हूँ। sufficient cause आपकी लिमिटेशन एक्ट में भी बताई गई है, लिमिटेशन एक्ट में भी बताई गई है। sufficient cause का है कि जी circumstances was circumstances circum the control of petitioner, of petitioner, ठीक है। सर्कमस्टांसेस जो है वो पिटिशनर के कंट्रोल में नहीं थे। इज शोन एट एनी स्टेज, एट एनी स्टेज द सूट एट एनी स्टेज ऑफ सूट ग्रांट टाइम टू पार्टीज। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट को पार्टीज को टाइम दे देगी। आर टू एनी वन ऑफ देम, एनी ऑफ देम, एंड मे फ्रॉम टाइम टू टाइम adjourn the hearing of suit, हम टाइम टू टाइम adjourn the hearing of suits, के सूट्स की हेयरिंग्स को भी कोर्ट adjourn कर सकती है, मतलब वो डेट दे देगी। सपोज के अगर वो पार्टी को कहा गया कि जी एविडेंस लेके आए, ठीक है, और एविडेंस के लिए फिक्स था और कोर्ट नहीं आती, तो कोर्ट आपको डेट टाइम दे देगी कि जी चलें जी नेक्स्ट डेट पे आ जाएं, चलें जी आप नेक्स्ट डेट पे आ जाएं। ऐसे ये है आपका, यहाँ पे है जी ऑर्डर, ये तो फ्रेश है। ठीक है, जवाब admit, देखें अब ये आगे जी कौंसल मुदई शहादत यकतरफा के लिए मोहलत की इस्तदा के मुदई बीमार है, मुदई बीमार है, अल्तवा की इस्तदा की जाती है, हस्ब इस्तदा मुलतवी होकर बराए सबूत यकतरफा मुदई बतकर 26/11/2011, ठीक है। अब ये क्या है, ये सोफियन काज दे रहा है आपका पर्सन, सोफियन काज के सर्कमस्टांसेस वाज बियॉन्ड हिज कंट्रोल, कि वो बंदा अनएबल टू मूव है, वो बंदा हल ही नहीं सकता, वो बंदा चलने के काबिल नहीं है, वो बंदा अनएबल टू अपेयर इन कोर्ट, वो को बंदा जो विटनेस है कोर्ट में अपेयर ही नहीं हो सकता। तो ये क्या है, वो सोफियन काज दे रहा है।
तो कोर्ट क्या करती है, तो कोर्ट फिर टाइम ग्रांट कर देती है, ठीक है। कोर्ट उनको टाइम दे देती है, चलें जी बाद में आ जाना, चलें जी बाद में आ जाना, और कोर्ट क्या करेगी, सूट एडजर्न कर देगी, ठीक है। आगे कहते हैं कास्ट ऑफ एडजर्नमेंट, कहता है इन एवरी सूट, in every suit, in every such case, court shall fix the day for further hearing of suit and may make such order as things fit with respect to cast occasioned by the adjournment, ठीक है। तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट कैन फिक्स फॉर दी फर्दर हियरिंग of suit and may make such order as things with respect to cause occasion by adjournment, के सपोज के विटनेसेस आए, ये असल में कास्ट नहीं होती, ये विटनेसेस का खर्चा होता है, ठीक है, खर्चा विटनेसेस का। अब मेरा एक केस चल रहा था, और डॉरिया डियोल्स का लव मैरिज हुई, उकाड़ा से बंदा लौट आया, वो जॉब कर रहे थे इकट्ठे फैक्ट्री में, तो लड़की से शादी हो गई, उसके बाद 6 महीने शादी चली, बाद में वो लड़की ने ले लिया खुला, उसके बाद समान जायज का दावा डिग्री कराया, बंदा उकाड़ा का था। अब वो केस लगा हुआ था यहाँ पे वो आए एविडेंस देने के लिए, और वो उनके जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ के काउंसिल, मतलब आपका प्लेंटिफ के काउंसिल, वो उस पर क्रॉस नहीं कर रहे थे, ठीक है, चीफ हमने करा दिया, क्रॉस नहीं कर रहे थे, वो बंदे आते थे उकाड़ा से, ठीक है। 3 पेशियां हुई और कोर्ट को मैं कह रहा था कि जी उनको मौका दें, स्टॉक ऑफ करें, और वो एक तो आते हैं उकाड़ा से, वो एक पर्सन का आने जाने का 1000 रुपये लगता है, उसके अलावा उनकी जो डेली मतलब जो काम करते हैं उनकी वो एक तो ट्रैवलिंग अलाउंस है 1000 रुपया, और उसके अलावा वो जो काम छोड़ के आते हैं, ठीक है, 3 विटनेसेस थे, तो क्या आप उसको मतलब कास्ट दिलाएं उसको, ऐसे तो नहीं है कि वो डेली आते रहें, तो फिर कोर्ट ने उनको कास्ट लगाई थी, ठीक है। ये क्या है, कास्ट क्या है जी, एक्सपेंस ऑफ ट्रैवलिंग या ट्रैवलिंग और ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। उनको फिर 3000 कोर्ट ने कास्ट लगाई थी, ट्रैवलिंग फेयर या आपका फूड वगैरह, फूड डाइट वगैरह, डाइट का भी वर्ड इस्तेमाल किया उन्होंने 16 में, डाइट वगैरह, ये आपका कोर्ट उनको ले सकते हैं कि जी आने जाने का खर्चा ऐसे थोड़ी होता है कि वो आते जाएं जाते रहें, ठीक है। तो कोर्ट उसको काज देते हैं कि कोर्ट एक तो फिक्स्ड फर्दर हियरिंग डेट फिक्स कर देगी सूट की, ठीक है, और उसके बाद कहता है कि जी एंड मे मेक सच ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट ओकेशन बाय द एडजर्नमेंट। अब वो एडजर्नमेंट, आप विटनेसेस आए, आप पे कर क्या पे करके आप दोबारा आएंगे तो उसका फिर 3000 कास्ट खर्चा लगेगा, ठीक है, फिर 3000 खर्चा लगेगा, तो ये लगा सकते हैं, सपोज के आपका 1000 पर विटनेस, ठीक है, वो आपका कोर्ट कास्ट लगा सकती है, ठीक है। आगे जी आपका प्रोवाइडेड दैट व्हेन पार्टीज अपीयर इन एविडेंस हैज once begun, when the hearing of evidence has once begun, अब एविडेंस स्टार्ट हो गई थी, hearing of suit shall be continue from day to day, उसकी प्रोसीडिंग डे टू डे होगी until witness in attendance have been examined, ठीक है, in attendance has been examined, ठीक है। जब तक वो कोर्ट को लगता है कि जी उसको एग्जामिन नहीं किया जाएगा, उनको वो प्रोवाइजो है कि उनको उधर ही रखा जाएगा, मतलब डे टू डे प्रोसीडिंग होगी, ठीक है, डे टू डे प्रोसीडिंग होगी। अब मतलब वो कह रहा है कि जी एक दफ़ा जब आपकी एविडेंस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, एक दफ़ा आपकी एविडेंस स्टार्ट हो जाती है, ये देखें कि एक दफ़ा एविडेंस स्टार्ट हो गई, मतलब आपका चीफ हो गया,
ठीक है, क्या हुआ कि चीफ रिकॉर्डेड। अब आपका 131 कहता है कि जी जब विटनेस आता है तो चीफ रिकॉर्ड किया जाता है। चीफ क्या होता है? चीफ एग्जामिनेशन के वो जो पार्टी बुलाती है वो खुद अपने विटनेसेस पे क्वेश्चन करती है। उसके बाद क्रॉस होता है, देन इफ नेसेसरी री एग्जामिनेशन होता है। ये आपका 131, 132, 134 4 बताया जाता है। ठीक है, अब वो एक दफ़ा चीफ हो गया तो उसके बाद क्रॉस के लिए कोर्ट डे टू डे प्रोसीड करेगी जब तक वो विटनेस को एग्जामिन नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनलेस कोर्ट फाइंड द एडजर्नमेंट बियॉन्ड द फॉलोइंग डे टू बी नेसेसरी फॉर दिस टू बी रिकॉर्डेड। हाँ, अगर कोर्ट को, वैसे तो लॉ कहता है कि जी डे टू डे प्रोसीडिंग होगी। हाँ, अगर कोर्ट को कोई सफिशिएंट रीजन लगती है तो कोर्ट कहेगी कि चलें जी 15 दिन की डेट होगी। ठीक है, 15 दिन की डेट हो गई, कोर्ट उस पर डेट मजीद भी एक्सटेंड कर सकती है। आगे जी आपका प्रोसीजर इफ पार्टीज फेल टू अपेयर ऑन द डे फिक्स्ड। अगर वो पार्टी जो है वो दो प्रोवाइजो और उसके बाद ये आपका 1 में ही आता ना, ये आपका ये 1 एडजर्नमेंट हो गई। ये सब रूल 2 है ना, मैं इधर देखता हूँ, ये आपका सब रूल 2 है। एड्रेस 18, ये 17 कार्ड्स ऑफ एडजर्नमेंट, ये आपका सब रूल 2 है। ठीक है, ये 1 का रूल 1 के कोर्ट एडजर्न कर सकती है, 17 का रूल 1। ठीक है, रूल 1 और ये सब रूल 2 है। ठीक है, कि कास्ट कोर्ट उस पर कास्ट लगा सकती है। और थर्ड 1 है कि जी ये भी आपका सफिशिएंट कास्ट दी जाएगी, ये उसकी प्रोवाइजो है, ये आपका प्रोवाइजो है। ये आपका प्रोवाइजो है। ठीक है, कि जी हाँ डे टू डे प्रोसीड कोर्ट का प्रोसीड करेगी लेकिन वो बढ़ा भी सकती है। ये आपका रूल 2 है कि प्रोसीजर इफ पार्टीज फेल टू अपेयर ऑन डे फिक्स्ड। अगर वो पार्टीज फिक्स डेट पे अपेयर नहीं होती तो क्या होगा? कहते हैं कि जी वेयर दी ऑन द डे ऑफ हियरिंग of suit hearing of suit is adjourned, the parties or any one of them appear। के देखें यहाँ पे डेट था फिक्स्ड आपका, सपोज के डेट फिक्स थी आपकी 1/1/2015। अब 1/1/2015 थी, फिक्स थी एविडेंस के लिए, फिक्स्ड फॉर एविडेंस। ठीक है, फॉर फिक्स्ड फॉर एविडेंस। डेंस, ठीक है, फिक्स एविडेंस था तो कोर्ट ने क्या किया? सफिशिएंट काज देख के और उसको एडजर्न कर दिया, एडजर्न फॉर 15/1/2015। ठीक है, 2015। अब 15/1/2015 के लिए एडजर्न कर दिया और उसके लिए फिर कोर्ट ने कास्ट भी लगा दिया। ठीक है, कास्ट कितनी? सब्जेक्ट टू कास्ट सब
कॉन्ट्रैक्ट टू कास्ट 3000, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस। अब ये उसका हो गया। अब कहता है कि जी जब ये फिक्स्ड हो गया था, adjourn हुआ, मतलब when the day on when where on the day which the hearing of cause adjourned। अब ये कौन सी डेट है जो adjourn हुई थी, मतलब ये पिछली आपकी 15, ये 15/1 है, ये आपकी 15/1 जब वो केस आपका adjourn हुआ, जब आपका केस adjourn हुआ, ठीक है। the parties are any one of them fail to appear। अब पार्टी अपेयर ही नहीं होती, पार्टी अपेयर नहीं होती तो क्या होगा, the court may proceed, court में proceed to dispose of the suit in one of the modes tracted in the behalf of order 9, order 9 or make such order as things fit, as things fit। अब ऑर्डर 9 क्या कहता है, ठीक है, कि वो कहता है कि जी कोर्ट जो अगर एक फिक्स था, एडजर्न किया, फिक्स था, नहीं आए तो कोर्ट उसको कोई एक मोड अडॉप्ट कर देगी डिस्पोज करने के लिए ऑर्डर 9 का। अब ऑर्डर 9 क्या था, ऑर्डर 9 हमने पढ़ा था कि ऑर्डर 9(1) है कि जी को पार्टीज को जब समन किया गया तो वो अपेयर होंगी। 9(2) में था कि जी अगर पार्टी अपेयर होके मतलब वो मतलब समन ही नहीं किए गए तो अदम तलबाना खारिज कर देगी, समन किए गए और पार्टी नहीं आई तो अदम पैरवी खारिज कर देगी, कोई भी पार्टी पेश नहीं होती। 9(4) में था उसका कि जी रेस्टोरेशन दे सकते हैं। 9(5) में था कि एक दफ़ा नोटिस अनसर्व हुए तो फिर विद इन 3 मंथ अगर नोटिस नहीं किए गए तो फिर दोबारा दावा खारिज कर देगी। 9(6) में था कि जी अगर नोटिस सर्व हो गए तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर देगी। तो यहाँ पे है कि जी कोर्ट जो है उसके खिलाफ जो पार्टी अपेयर नहीं हुई उसके खिलाफ एक्स पार्टी कर देगी और दूसरी को कहेगी जी आप एविडेंस ले आए, ठीक है। 9(7) में वही था कि जी 9(6) का ऑर्डर को आप सेट असाइड करवा सकते हैं। 9(8) में अगर एक पार्टी आ गई है दूसरी पार्टी नहीं आई तो एक पार्टी आके अपना क्लेम एडमिट करती है, जितनी हद तक क्लेम एडमिट किया जाएगा उतनी हद तक डिग्री कर जाएगा, बाकी डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। और 9(9) में बताया गया कि जी जब 9(8) का जो ऑर्डर होगा उसके खिलाफ आप फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह आपका 9(10) है कि जी ज़्यादा प्लेंटिव हो तो कोई एक आ सकता है, 11 है ज़्यादा डिफेंडेंट हो तो कोई एक आ सकता है। 9(13) कि जी आपका कोर्ट एक्स पार्टी डिग्री पास कर सकती है, एक्स पार्टी डिग्री को आप सेटिस्फाइड भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जी पार्टी को एडजर्न किया गया था, नहीं आई तो कोर्ट उनको एक्स पार्टी कर देगी, ठीक है। कोर्ट क्या करेगी, उनको एक्स पार्टी कर देगी, दूसरी पार्टी को कहेगी जी आप एविडेंस लें, ठीक है, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग वो कर देगी, ठीक है, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग। आगे 9(3) इंपॉर्टेंट है, 9(3) मोस्ट इंपॉर्टेंट। 17(3), ठीक है। 17(3) की जो मैं आपको शायद पहले भी बता रहा था कि मैं जज साहब के पास गया, अरबियन में बहस करनी थी, वहाँ पे भी वो 17(3) में एलडीए का जो है वो राइट स्टक अप हुआ था एविडेंस देने का, ठीक हो गया 17(3) के तहत। अब वो एलडीए आ गया आपका अरबियन में, उसमें प्लेंटिव साइड से था, राइला वर्सेस प्लेंटिव, मैं प्लेंटिव साइड से था। तो वहाँ पे जज साहब मुझसे पूछ रहे थे कि जी ये वकील साहब मुझे बताएं, मैं पहले भी 2-3 दफ़ा उसके पास पेश हो चुका था, वो हम तो बात जाकर सिर्फ ला की बात करते हैं, मेरी ज़्यादा बहस नहीं होती, मैं ला पॉइंट बताता हूँ। तो फिर वो जज साहब पूछ रहे थे कि वकील साहब बताएं मुझे कि 17(3) की क्या रेमेडी है। अक्सर वकला जो है ना वो सही गाइड नहीं करते कि वो सही उनको पता ही नहीं है क्या रेमेडी है। मैंने फिर उनको बताया कि सर ये एडिशनल सेशन जज साहब बैठे थे, मैंने कहा सर 17(3) की 2 रेमेडीज है। 17(3) में कोर्ट केस डिसाइड भी कर सकती है और राइट भी स्ट्रक ऑफ कर सकती है, मतलब केस डिसाइड भी कर सकती है या राइट स्ट्रक ऑफ करके आगे भी भेज सकती है। डिसाइड मतलब केस फैसला सुना देगी,
ठीक है, क्या फैसला सुनाती है। अगर केस कोर्ट डिसाइड कर देती है 17(3) में आपके पास रेमेडी है अपील की। अगर कोर्ट राइट्स तक आप करती है देन आप रवीन फाइल करते हैं। वो जैसा कह रहे थे, हाँ ये पॉइंट ठीक है, मेरा भी यही पॉइंट था, बाकी अक्सर को पता नहीं होता। ठीक है, तो 17(3) में आपके पास 2 रेमेडीज है। अगर केस आपका डिसाइड हो जाता है देन अपील, अगर डिसाइड नहीं करती कोर्ट, आपका राइट्स तक अपवा देती है, देन आप रवीन फाइल कर सकते हैं। आगे कहता है वेयर एनी पार्टी टू सूट, वेयर एनी पार्टी टू सूट to whom time has been granted and fail to produce evidence। अब एविडेंस नहीं ले आती कोर्ट, टाइम दिया गया ठीक है और एविडेंस नहीं ले आई, ठीक है, और कॉज द अटेंडेंस ऑफ हिज विटनेस। अब 2 चीजें बता रही है कि या तो वो एविडेंस नहीं ले आई, ठीक है, एविडेंस नहीं ले आई, वो मतलब एविडेंस प्रोड्यूस नहीं की, एक चीज, ठीक है, फेल टू प्रोड्यूस एविडेंस, फेल टू फेल टू प्रोड्यूस एक आपका समझ ले से फेल टू प्रोड्यूस एविडेंस, या फिर कॉज द अटेंडेंस ऑफ विटनेस, ठीक है, कॉज द अटेंडेंस ऑफ विटनेस, ठीक है, कि या फिर वो अक्सर कहते हैं जी वो हम कहते हैं कि जी ये मतलब वो दूसरे वकील हमने विटनेस गवाहों के साइन अंगूठे करवा लिए हैं, दूसरा वकील पे एविडेंस नहीं कर रहा, तो कहते हैं मतलब वो मतलब कोर्ट कहती है कि कम से कम बेशक दूसरा वकील बहस करे ना करे, आपके विटनेस कितना है, आप विटनेस की अटेंडेंस दें मुझे। अगर विटनेस कोर्ट में पेश हो जाते हैं तो फिर 17(3) की कार्रवाई नहीं होगी कभी भी नहीं, एविडेंस रिकॉर्ड हो या ना हो, तो एविडेंस का विटनेस का अटेंडेंस बहुत जरूरी होती है। या फिर वो कहता है कि आई कास्ट परफॉर्म एनी एक्ट, या फिर कोर्ट कहती है कि जी आप ये फलां एक्ट करें लेकिन वो नहीं करते, तो कोर्ट क्या करेगी, फर्दर प्रोग्रेस ऑफ विच ऑफ द सूट फॉर विच टाइम इज अलाउड। अब वो कोई एक्ट के लिए आपको कोर्ट ने टाइम दिया था, आप वो टाइम नहीं देते कि आपने आपको कहा कि जी कास्ट पे करें, या आपको कहा जी ये इसका वो जवाब दे दें, या कोई और एक्ट जो कि फर्दर प्रोग्रेस ऑफ सूट में है, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट नॉट स्टैंडिंग सच डिफॉल्ट, बावजूद उसके कि जी सच डिफॉल्ट प्रोसीड टू डिसाइड द केस, ठीक है, कोर्ट क्या करती है, कोर्ट केस डिसाइड कर सकती है, ठीक है, कोर्ट केस डिसाइड कर सकती है, ठीक है, केस डिसाइड करेगी तो देन आपकी अपील होगी, ठीक है, ये 17(3) है। 17(3) में बताया गया कि जब को पार्टी आई, पार्टी को कहा गया कि जी आप एविडेंस दें, एविडेंस नहीं देती, फेल हो जाती है, पार्टी को कहा गया कि विटनेसेस की अटेंडेंस प्रोक्योर करें, नहीं आए विटनेसेस, कोई नहीं आए, या पार्टी को कहा गया कि जी आपको कास्ट लगी थी, कास्ट पे करें, या कोई और एक्ट को आपने जवाब देना था, जवाब नहीं दिया, या आपने जो है वो समन नहीं कराए विटनेसेस को, या कोई भी एक्ट जो कि नेसेसरी है फॉर फर्दर प्रोसीडिंग ऑफ केस, फॉर फर्दर प्रोग्रेस नेसेसरी था, वो नहीं किया, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट आपका केस डिसाइड कर सकती है, कोर्ट अपना फैसला दे सकती है, ठीक हो गया। आगे कहता है 8 अपीयरेंस ऑफ पार्टीज ऑन द नेक्स्ट, इस पे आपका ऑन द डे आफ्टर हॉलीडे। अब देखें एक दिन डे फिक्स था, ये आपका सेक्शन 10 है जनरल क्लासेस एक्ट का, ठीक है, जनरल क्लासेस एक्ट, जनरल क्लासेस एक्ट, ठीक है, वो भी ये कहता है कि जी एक दिन अगर आपका डेट फिक्स था तो छुट्टी थी तो अगले दिन पेश किया जाएगा, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे कहता है जी आपका अपीयरेंस ऑफ पार्टीज व्हेन प्रेसिडिंग ऑफिसर इज एब्सेंट। अब प्रेसिडिंग ऑफिसर एब्सेंट है, ठीक है, वेयर ऑन द डे प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट, मतलब प्रेसिडिंग ऑफिसर आपका जज है, ठीक है, प्रेसिडिंग ऑफिसर आपका मतलब जज जो है क्या है, जज इज ऑन एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट है बाई इलनेस
या एनी अदर काज। अब आपका जज एब्सेंट है, ठीक है, आपका जज एब्सेंट है, तो क्या होगा, the parties to suit proceeding set down for that day the presiding officer would appear। जो आपको लगेगा, सपोज के क्वारंटीना में चला गया जज और कहता है कि जी 15 दिन नहीं आएगा, तो जितनी देर आपको लगता है कि जी वो जज साहब नहीं आएंगे, तो उतनी दिन की डेट कर देगी कौन, आपका मिनिस्ट्रियल ऑफिसर। मिनिस्ट्रियल ऑफिसर आपका रीडर होता है, ठीक है, मिनिस्ट्रियल ऑफिसर आपका रीडर होता है, ठीक है। ये आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपका जज है और ये आपका रीडर होता है, ठीक है। वो आपका डेट कर देगा इन दिस बिहाफ एंड हैंड ओवर द पार्टीज स्लिप ऑफ स्पेसिफाइंग द डेट नेक्स्ट डे, उनको डेट बता देगा। ये है आपका ऑर्डर 17, ठीक है। ऑर्डर 17 और ऑर्डर 9 को आपने मिला के पढ़ना है, दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऑर्डर 17 और 9 को मिला के पढ़ना है।